अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। एटॉमिक मॉडल्स की इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, विच इज़ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल which is inside the nucleus along with the proton, and this was discovered in 1932. सबसे पहले तो हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ जाने से पहले डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका मैटर जो है वो एटम्स से बना हुआ है। जो आपका एटम है उसमें आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है, वो आपके पास डिविजिबल है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है? एक आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। एक आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अराउंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, और जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अभी रिसेंटली हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो है प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि साइंटिस्ट जो है एटम का वेट फाइंड कर रहे थे। ठीक है, एटम का वेट उन्होंने फाइंड कर लिया, फिर जाहिर सी बात है उन्होंने न्यूक्लियस का भी वेट फाइंड करना चाहा। तो जब वो न्यूक्लियस का वेट फाइंड कर रहे थे तो उनमें वहां पे न्यूक्लियस के वेट में साइंटिस्ट को कुछ कमी नजर आ रही थी। उनको ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई और ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में घूम रहे थे, और वो लोग जो है एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में सोचने लग गए थे कि एक और ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, और न्यूक्लियस में वो वाला पार्टिकल जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, विच इज़ न्यूट्रॉन, वो और जो आपका प्रोटॉन है वो मिला के न्यूक्लियस का कंप्लीट टोटल मास बनाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फिर जाहिर सी बात है काम करना शुरू किया साइंटिस्ट ने, और एट द एंड आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंपली आपके पास क्या क्या है? एक आपके पास न्यूट्रॉन है, एक आपके पास प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और चूंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, अलबत्ता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके जो है न्यूक्लियस का क्या बनाते हैं? मास बनाते हैं। अब जो आपका न्यूट्रॉन है वो बेसिकली न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, उसकी स्टेबलाइजेशन को एड करता है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड आपकी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को, जाहिर सी बात है, सेम चार्ज के होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, एक छोटी सी स्पेस में मौजूद है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आपकी ये रिपल्जन फोर्स है ये क्या हो जाती है? रिसेसिव आ जाती है, और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो आपके पास क्या हो जाता है? डोमिनेट कर जाता है, और आपका प्रोटॉन्स जो है जिनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेज हैं उनकी वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो आपके जो न्यू प्रोटॉन्स के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं उनको न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या कर देता है? डोमिनेट कर देता है, और आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसको आप रीड दे दें, इसमें मैं जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, ओके जी, तो अब डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि वो कौन से इवेंट्स हमारे पास हुए थे जिसके बाद आपका न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गया था। तो बेसिकली आपका जो न्यूट्रॉन था वो 1932 में डिस्कवर हुआ था, लेकिन इसके ऊपर जो काम था वो 1930 से स्टार्ट हुआ है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ईयर 1930। अब यहाँ 1930 में ऐसा क्या हुआ था कि आपके पास आगे जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया था। तो बेसिकली आपके पास दो न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, जिसमें एक का नाम था हर्बर्ट बैकर और दूसरे का नाम था वाल्टर बेथ। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी, वो चीज ये थी कि आपके पास जब पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता था, और वो अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट होते थे या हिट करते थे किसी लाइटर एलिमेंट्स को, जैसे लिथियम, बेरिलियम या फिर बोरॉन, तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास हाईली पेनिट्रेटिंग पावर वाली रेडिएशन इमिट होती हैं या पार्टिकल्स इमिट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज देख के साइंटिस्ट जो थे वो काफी क्यूरियस हो गए थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं वो आपके पास हाई पेनिट्रेशन पावर वाली रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वाज अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड वाज देयरफॉर अज्यूम्ड टू बी गामा रेडिएशंस। तो बेसिकली आपके पास क्या था कि ये जो रेडिएशंस आपके पास इमिट हो रही थी जो कि काफ़ी हाई पेनिट्रेशन पावर रखती थी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती थी। तो ये अज्यूम किया गया कि हो सकता है ये गैमा रेडिएशंस हो। गैमा रेडिएशंस भी हाई पेनिट्रेशन पावर रखती हैं, और ये रेडिएशंस उस वक्त तक डिस्कवर की गई थी। ठीक है, फिर आपके पास क्या हुआ कि इन द ईयर 1932 द फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रेडरिक एंड इरीन observed that this unusually penetrating radiations when incident on paraffin wax cause the ejection of high energy protons। तो बेसिकली आपके पास क्या हुआ कि फ्रेडरिक और इरीन ने 1932 में ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो आपके पास हाई पेनिट्रेशन पावर रखने वाली रेडिएशंस हैं
ये जब आपके पास पैराफिन वैक्स या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक होती है। फिर आपके पास एक इटालियन फिजिस्ट मेजोराना ने ये चीज़ सजेस्ट की कि आपका जो न्यूक्लियस है, उसमें आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, जो कि आपके पास इन हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स की इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते, अब जाहिर सी बात है मेजोराना ने ये बात तो कर दी कि आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसने न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की। लेकिन मेजोराना वो पहला साइंटिस्ट नहीं था जिसने आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात की थी। मेजोराना से पहले आपके पास क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, जिसने 1920 में ही ये बात कर दी थी कि आपके पास न्यूक्लियाई जो है, जो एटम्स में मौजूद न्यूक्लियाई हैं, उनमें आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। और उन्होंने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन से रेफर किया था कि इनका नाम न्यूट्रॉन है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन मौजूद है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसी तरह आपके पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी रिजाइड करते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके ऊपर सबसे पहले जिसने बात की थी वो आपके पास रदरफोर्ड था। मेजोराना ने लेटर ऑन 1932 के टाइम में आपको इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास लास्टली जो है एक ब्रिटिश फिजिस्ट है सर जेम्स चैडविक, जिन्होंने जो है आपके पास 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, जिसके एक्सपेरिमेंट को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स में दिया गया था इन द ईयर 1935, ठीक है। ओके जी, तो अब आते हैं हम टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। बेसिकली जेम्स चैडविक फायर्ड अल्फा पार्टिकल्स एट बेरिलियम शीट फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स। बेसिकली जेम्स चैडविक ने अल्फा रेडिएशंस को फायर किया बेरिलियम शीट के ऊपर। इन अल्फा रेडिएशंस की जो सोर्स था वो पोलोनियम था, ठीक है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो, ये आपका पोलोनियम हो गया जो कि सोर्स है अल्फा रेडिएशंस का। ये अल्फा रेडिएशंस आपके पास फायर किए जा रहे हैं, बम्बार्ड किए जा रहे हैं ऑन बेरिलियम, ठीक है। अब जैसे ही अल्फा रेडिएशंस बेरिलियम के ऊपर फॉल करते हैं तो क्या होता है, दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, ठीक है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम को हिट करते हैं तो आपके पास अनचार्ज्ड पार्टिकल्स जो है, पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ दिस रेडिएशन वाज मेड इंसिडेंट ऑन पैराफिन वैक्स, हाइड्रोकार्बन हैविंग रिलेटिवली हाई हाइड्रोजन कंटेंट। अब क्या हुआ कि ये जो आपके पास अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो कि आपके पास हाईली पेनिट्रेटिंग है, ये आपके पास आगे जाके पैराफिन को हिट करते हैं। और जब ये पैराफिन को हिट करते हैं तो आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं। जो आपका पैराफिन है इसमें हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स इज एक्चुअली हाइड्रोकार्बन विच हैज़ हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। Now, the protons ejected from the paraffin wax when struck by the uncharged radiation were observed with the help of ionization chamber, ठीक है। अब ये प्रोटॉन्स जो है, ये जो पैराफिन वैक्स है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या है, इसके आगे आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है या आयनाइजेशन चैम्बर मौजूद है, जिसके अंदर आपने जाहिर सी बात है कोई गैस भरी हुई होगी, जिसको आगे जाके जब ये प्रोटॉन्स पैराफिन से इजेक्ट होते हैं तो वो इस गैस को हिट करते हैं और इस गैस को आयनाइज कर देते हैं। और जब ये गैस को आयनाइज करते हैं तो अब यहाँ पे जो आपके पास आइंस जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो आगे जाके आपके डिटेक्टर में फीड हो जाते हैं, यानी कि आपका जो जीएम काउंटर है, जो कि आपका डिटेक्टर है यहाँ पर, वो इन आयनाइज्ड पार्टिकल्स को काउंट करना शुरू कर देता है एंड एट द एंड आपको आपका डेटा मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। सो द रेंज ऑफ द लिबरेटेड प्रोटॉन्स was measured and the interaction between the uncharged radiations and the atoms of the several gas was studied by Chadwick। बेसिकली जो आपके पास लिबरेटेड प्रोटॉन्स है, यानी कि ये जो आपके प्रोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इनकी रेंज को जो है मेजर किया गया था। इसके अलावा आपके पास जो अनचार्ज रेडिएशंस है आपकी, यानी कि जो आपकी न्यूट्रॉन्स हैं और जो एटम्स हैं ऑफ द सेवरल गैसेस, यानी यहाँ पे जो आपने गैस यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की है, उनके दरमियान आपके पास क्या इंटरेक्शंस हुई हैं उसको भी चैडविक ने क्या किया, स्टडी किया। इसके अलावा ही कंक्लूडेड दैट द अनयूजुअली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस कंसिस्टेड ऑफ अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास एज प्रोटॉन। अब इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये जितना भी इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इससे इसने डेटा निकाला, इसको एनालाइज किया और एट द एंड इसने एक कंक्लूजन निकाला जिसके अकॉर्डिंग इसने ये कहा कि जो अनयूजुअली पेनिट्रेटिंग पावर रखने वाली रेडिएशंस हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर रखने वाली रेडिएशंस हैं, ये बेसिकली अनचार्ज पार्टिकल्स हैं
जो कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली सेम मास रखते हैं एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ दीज पार्टिकल्स वर लेटर टर्म्ड न्यूट्रॉन्स, और इन पार्टिकल्स को लेटर और न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो बेसिकली जो जेम्स चैडविक है उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें इसने एक पोलोनियम सोर्स दिया, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया ऑन द बेरिलियम, जो कि आपका एक लाइटर एलिमेंट है। इस बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं तो ये इसमें से न्यूट्रॉन्स को इजेक्ट करवाते हैं। ये जो आपके न्यूट्रॉन्स है ये अनचार्ज पार्टिकल्स है और हाई पेनिट्रेशन पावर रखते हैं। अब इन न्यूट्रॉन्स के सामने पैराफिन वैक्स रख दिया गया जिसमें आपके पास हाई हाइड्रोजन कंटेंट है। जैसे ये न्यूट्रॉन्स इस पैराफिन के ऊपर फॉल करते हैं, बम्बार्ड होते हैं, फायर होते हैं, इनको हिट करते हैं, तो आपके पास प्रोटॉन्स यहाँ से इजेक्ट होते हैं। प्रोटॉन्स के आगे यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी गई है जिसमें आपके पास ऑफ कोर्स गैस मौजूद है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम बेसिकली आयनाइजेशन चैम्बर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद गैस है वो इन प्रोटॉन्स की हेल्प से आयनाइज हो जाएंगी, और वो जो आपके पास आयनाइज्ड पार्टिकल्स होंगे वो ये आपका जीएम काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा, और आपके पास एट द एंड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको डेटा आके मिलता रहेगा कि कितने पार्टिकल्स इजेक्ट हुए हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो ये हो गया आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस किया। प्रीवियसली हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, हमने डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस किए हैं, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी डिस्कस किया है, हमने इनके एक्सपेरिमेंट्स को भी डिस्कस किया है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इस लेक्चर सीरीज में सिर्फ आपका एक ही टॉपिक रह गया है जो कि है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। इंशाल्लाह उसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।